दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के इस स्पेशल एपिसोड में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सबका बहुत आभार, जिस प्रकार से आपने हमारे इस प्रयास को, इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया और हमें ये कहते हुए बड़ा विनम्रता के साथ हम लोग ये कह रहे हैं कि आप सबने मिलके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैनल चैट विद सुरेंद्र वत्स को बनाया और डायरेक्ट सेलिंग के अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं ज़िंदगी की, वो भी हमने इसमें शामिल की, उसको भी आपने बहुत सपोर्ट किया। आज हमारा 300वां एपिसोड है। एक जो व्यूअर्स हमारे साथ में अभी रिसेंटली जुड़े हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, 1 जनवरी 2019 को न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन के रूप में हमने चैट विद सुरेंद्र वत्स की शुरुआत की थी। मंगलवार का दिन था और हमने एक कमिटमेंट किया कि हर मंगलवार को रात 8 बजे हम एक नया एपिसोड लेके आएँगे। ऊपर वाले की ऐसी कृपा रही, लगातार बीच में कोविड भी आया, बहुत सारी चीज़ें रहीं, लेकिन लगातार हर मंगलवार को 8 बजे हम आपके सामने एक नया एपिसोड लेके आए हैं विदाउट एनी फेल। और उसी कड़ी में आज हमारा ये 300वां एपिसोड है और जब-जब भी हमारे स्पेशल एपिसोड रहे हैं, उसमें हमने प्रयास किया स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करने का। हमारा जो सिल्वर जुबली एपिसोड था, 25वां एपिसोड, उसमें हमने मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब को बुलाया, जो डायरेक्टर थे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में और जिनकी देख-रेख में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस बनी थी। 50वें एपिसोड में हमने हेम पांडे सर को बुलाया, जो फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में, बहुत बड़ा उनका नाम और पद है। 75th जो हमारा एपिसोड था, उसमें हमने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को बुलाया, तो वो भी एक नोन पर्सनैलिटी हैं। एपिसोड नंबर 100 वो बहुत ऐतिहासिक था क्योंकि उस एपिसोड में सुलनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के वाइस चांसलर आए थे और उन्होंने अनाउंस किया था पहली बार पब्लिक में कि हमारी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में एक डिप्लोमा लेके आ रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। तो वो उस दिन अनाउंस हुआ था, तो इसलिए वो एक और स्पेशल बन गया था हम सबके लिए। और 150वां जो एपिसोड था हमारा, उसमें हमने सोनू शर्मा जी को इनवाइट किया था और 200वें एपिसोड में हमने बुलाया था रजत बैनर्जी, जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग की सबसे पुरानी एसोसिएशन है, आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसके चेयरमैन हैं। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है इंडस्ट्री में, रजत बैनर्जी हमारे मेहमान थे। 250वें एपिसोड में हमारे मेहमान थे दीपक बजाज जी, जो एक जाने-माने ट्रेनर हैं स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के। और आज 300वें एपिसोड में आज मेरे समेत 4 लोग हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, तो मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपके। तो एक तो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं मिस्टर विशाल वत्स, यंग जनरेशन है, चैट विद सुरेंद्र वत्स के को-फाउंडर हैं। स्वागत है विशाल आपका स्पेशल एपिसोड में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 300वें स्पेशल एपिसोड में मुझे एज अ को होस्ट रखने के लिए, और दूसरा जो आज हमारे पैनलिस्ट हैं, दोज आर माय आइडल्स इन सो मेनी मैनर्स, तो उनके सामने बैठ के उनसे कुछ सवालों के आंसर लेने की, गुस्ताखी करने के लिए, ये मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। दैट्स ग्रेट। सो अब मैं पर्दा उठाता हूँ और हमारे जो आज के स्पेशल मेहमान हैं, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। वैसे तो पिछले 300 एपिसोड्स में मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से मिला हूँ, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है। लेकिन एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसे ट्रेनर जो जो करते हैं, खुद जो करते हैं वही लोगों को सिखाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं, गिने-चुने लोग हैं, वो उनमें नज़दीक हैं और वो उनमें से एक हैं और इसलिए उनके प्रति मेरा विशेष आदर है। सो आइए हम सब लोग मिलके स्वागत करें। लाइफ कोच स्नेह देसाई सर आज हमारे मेहमान हैं। स्नेह सर, बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत आभार आपने समय दिया इस स्पेशल एपिसोड के लिए। थैंक यू सर। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि लोगों का सपना होता है कि वो अपना पॉडकास्ट चैनल शुरू करें। कुछ लोग शुरू करने के बाद 3 एपिसोड भी नहीं कर पाते हैं, और आपने तो 300वां एपिसोड आज रखा है और आपका चैनल इतना सक्सेसफुल है, तो हमारे लिए खुशी की और गर्व की बात है कि हमें मौका मिला है आज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच स्नेह सर, बहुत सारी बातें करेंगे। और चौथी जो हमारी मेहमान हैं, उनकी एज बहुत कम है लेकिन
वो मेरे जैसे लोगों को जो थोड़ा एज्ड हो गए हैं, मतलब 50 प्लस हैं, उनको ये बताती हैं कि आप कैसे अपनी एज को रिवर्स कर सकते हैं, कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं, और स्पेशली यूथ के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं। सो हेल्थ कोच और फिट भारत करके जिन्होंने मिशन उठाया हुआ है, आज हमारी मेहमान हैं शिवांगी देसाई। सो शिवांगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सो मच सर। और आपने एक बात गलत बताई, एज्ड हैं ऐसा कुछ आपने बताया, बट आप यहाँ पर चारों में सबसे यंगेस्ट हैं। और अपने विचारों से, भावनाओं से, और जो इवन आपने रिसेंटली हम जब एडवेंचर पे गए थे, सो आई हैव टू से कि सबसे एनर्जेटिक, सबसे इंस्पायरिंग आप ही है इस चार लोगों के रूप में। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच शिवांगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चारों लोग अभी स्क्रीन पे आपके बीच में हैं, और शिवांगी ने शुरुआत की एक एडवेंचरस की, तो उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्नेह सर, आपका तो बहुत सारा धन्यवाद बनता है आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदला है। चेंज योर लाइफ जो आपका प्रोग्राम है, वो अद्भुत प्रोग्राम है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आभार इस चीज़ के लिए है कि जो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे आप एक टीम लेके गए, और उस टीम का हमें भी आपने हिस्सा बनाया, हम भी उसका पार्ट रहे, तो उसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। हालांकि शिवांगी मैम ने तो उसके बहुत सारे फोटोज वीडियोस वो ट्रैक पे ही डालना उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। विशाल ने भी स्टार्ट किए हैं, और मैंने भी शुरुआत किए हैं। जो व्यूअर्स चैट विद सुरेंद्र वत्स को फॉलो करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, हमारा एक और नया इनिशिएटिव है, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स लाइफ कोच करके। ये एक नया यूट्यूब चैनल है, तो इस पे हम ब्लॉग्स डालते हैं, और ईबीसी के जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो सारे के सारे अभी आपको उस पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एक दो वीडियो शायद अब तक डल चुके हैं, तो उस पर हम बातचीत करेंगे। और स्नेह सर, थोड़ा सा एक बार आप अपने शब्दों में ईबीसी के बारे में बताइए। ईबीसी आप पहले अकेले गए, फिर आप टीम को लेके गए, और ईबीसी की आपकी लर्निंग क्या थी, और फिर हम शिवांगी मैम से भी जानना चाहेंगे और विशाल से भी जानना चाहेंगे कि ईबीसी की आपकी लर्निंग क्या थी। और लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊं, वी आर लकीएस्ट बिकॉज हम ईबीसी जा पाए, क्योंकि जहां हम लोग रह रहे हैं वहीं पे एक लड़की है लतिका, तो वो सी वॉज वेरी एक्साइटेड कि वो ईबीसी जाएंगे, और वो आई थिंक अभी 15th या 16th को वो गए थे, लेकिन वो जा नहीं पाए हैं। वो 5-6 दिन से अटके हुए हैं, वो लुकला ही नहीं पहुंच पा रहे हैं मौसम खराब होने की वजह से, और शायद उनको अभी वापस आना पड़ेगा। विशाल के पास में ज़्यादा अपडेट हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम था वो कितना टिपिकल था, लेकिन हम लक्की थे कि हम पहले ही अटेम्प्ट में हमने उसको कंप्लीट कर लिया। तो ईबीसी के बारे में आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, जिन लोगों को मालूम नहीं है ईबीसी क्या है, और आपकी एक बड़ी लर्निंग क्या रही स्नेह सर। सो एवरेस्ट बेस कैंप यानी कि एक ऐसा लोकेशन जहां से एवरेस्ट समिट यानी कि पीक को सक्सेसफुल किया जाता है, वहां तक जाना। अब ये पूरा जो ट्रैक है वो नेपाल में पड़ता है, जो हिमालयन रेंज है उसमें। और मज़ेदार बात ये है कि पिछले साल मैं, शिवांगी और मेरे कुछ परिवार वाले, हमारा जो इनर सर्कल है, वो लोग पहली बार एवरेस्ट बेस कैंप गए थे। अब काफ़ी बार हमने सुना हुआ था, कहीं एक ऊंचाई करके फ़िल्म भी आई थी जिसमें बच्चन साहब, अनुपम खेर साहब और कुछ सीनियर्स को दिखाया गया है कि वो लोग एवरेस्ट बेस कैंप करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे एज़ अ फैमिली हम लोग होम थिएटर में बैठ कर के बस ये फ़िल्म देख रहे थे, तो दिमाग में आ गया कि यार ये कुछ करने लायक चीज़ है। और एडवेंचर तो वैसे हमारे परिवार में सबको पसंद ही था, तो हाइकिंग, ट्रैकिंग तो हम साल में 2-3 बार करते ही थे, तो सोचा भई इस बार ये कर लेते हैं। और इत्तेफ़ाक से हम जब पिछले साल मार्च में पहली बार एवरेस्ट बेस कैंप के लिए निकले, तो उसके 2 दिन पहले ही अनुपम खेर साहब हमारे इवेंट में आए हुए थे। तो ही वाज़ वेरी एक्साइटेड कि आप लोग जा रहे हैं करके। और जब हम पहली बार 8 लोगों का छोटा-सा ग्रुप पहुँचे एवरेस्ट बेस कैंप, तो हमें लगा कि यार जन्नत तो सही में यहीं पर है। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ फ़ोन का कोई नेटवर्क नहीं है, और आप नेचर के बीच में हैं, अपने आप के करीब है, और फ़िज़िकल और मेंटल एक तरीके से कहूँगा कि इतना बड़ा आप चैलेंज वहाँ पर ले रहे हैं, जो स्ट्रेंथ लगती है फ़िज़िकल और मेंटल लेवल पे, तो वो एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत यूनिक बन गया। मुझे मेरी ज़िंदगी में
बहुत सारे एडवेंचर्स मैंने करे हैं, स्कूबा डाइव किया है, बंजी जंपिंग किया है, स्काई डाइविंग किया है, मगर उसमें ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस बन गया मेरे लिए। तो मैंने डिसीजन लिया था कि क्यों नहीं अब कुछ और लोगों को एक्सपीरियंस बाँटा जाए और इस प्लान में हम लोग 2024 में चाह रहे थे कि कुछ और पार्टिसिपेंट्स को भी अपने साथ लेकर चले, दोस्तों को भी लेकर चले और उसमें हमने सितंबर 2024 में ये प्लान किया और हमारी खुशनसीबी है कि उसमें वत्स साहब खुद भी थे और विशाल जी भी थे उसमें। तो जब हम 54 लोगों का ग्रुप बन गया, वैसे मुझे 40 लोगों को लेके जाना था, मगर देखते ही देखते 60 लोगों का कन्फर्मेशन आ गया और सारे लोग जो वहाँ तक पहुँच पाए, वैसे 54 लोग थे जो सक्सेसफुली काठमांडू आए। अब काठमांडू जो नेपाल का मेन डेस्टिनेशन है, शहर है जहाँ से इस ट्रैक की शुरुआत होती है, तो एक फ्लाइट हमें लेना पड़ता है लुकला का। अब लुकला एक ऐसा गाँव है जहाँ पर कोई रास्ता नहीं जाता, कोई टू व्हीलर, फोर व्हीलर वहाँ पर पहुँचता नहीं है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि आप एक फ्लाइट में वहाँ पर जाते हैं और वो छोटा-सा प्लेन होता है और रनवे भी उसका बहुत छोटा-सा है। वैसे यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि महीने में एकाध किस्सा, कोई छोटा-बड़ा एक्सीडेंट उस रनवे पे होते रहता है, मतलब वो उतना डेंजरस या रिस्की एयरपोर्ट माना जाता है। तो वहाँ पर हम लोग फ्लाइट में पहुँचे और फिर हमारी जर्नी शुरू होती है और वो टोटल 128 किलोमीटर की जर्नी है, जो आप पैदल पूरी करते हैं। अब वैसे 128 किलोमीटर पैदल ऐसा कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बट जिस एल्टीट्यूड के ऊपर आप वो कर रहे हैं, क्योंकि आप जब कुछ मीटर के ऊपर पहुँचने लगते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी आने लगती है। तो वो ऑक्सीजन की कमी और वो चढ़ाई जब दोनों कंबाइन हो जाता है, तब वो 128 किलोमीटर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। बट मैं कहूँगा कि ऊपर वाले का साथ था और वत्स साहब जैसे कोच हमारे साथ थे और भी बहुत पॉजिटिव ग्रुप था। तो 54 लोगों ने सक्सेसफुली एवरेस्ट बेस कैंप कंप्लीट किया और बेस्ट पार्ट ये था कि वहाँ के कोचेस, शेरपा, वहाँ के लोकल लोग हमें बता रहे हैं कि भई इतना बड़ा ग्रुप पहली बार था, जो हुँ, सक्सेसफुली एवरेस्ट बेस कैंप कंप्लीट किया और हमारे लिए खुशी की बात थी कि भई भारत से आते हुए हम ये पहला ग्रुप बन पाए। दैट्स ग्रेट सर, सुपर्ब! अ, लर्निंग क्या रही सर? एक लर्निंग अगर स्नेह सर से हम जानना चाहें? मेरा सबसे बड़ा लर्निंग तो ये था कि प्रिपरेशन किए बिना एवरेस्ट बेस कैंप कभी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हम तो जब पिछली बार गए थे तब अनप्रिपेयर्ड गए थे, बट क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज रूटीन हमारा रहता है तो उतना मुश्किल नहीं हुआ। बट इस बार काफ़ी सारे लोग हमारे साथ थे, तो जिन लोगों ने 2 महीना, 4 महीना अच्छी मेहनत करी थी, प्रिपरेशन करी थी, तो उनके लिए काम बहुत आसान हो गया। लेकिन जो लोग अनप्रिपेयर्ड थे, तो वहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा कि काफ़ी दिक्कतें लोगों को फ़ेस करनी पड़ी और मैं ये मानता हूँ कि लाइफ़ में कोई भी बड़ा गोल आप सेट कर लो, गोल बड़ा नहीं है, सिर्फ़ कभी-कभी हमारी मेहनत कम पड़ जाती है। दैट्स ग्रेट सर। ईबीसी के बारे में एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जब मैं सीवाईएल में आया अहमदाबाद में, आपके इवेंट में, तो वहाँ थोड़ा-सा इसके बारे में चर्चा हुई। तो मुझे लगा कि चलो ऐसे ही ट्रैक होगा, कोई ऐसे ही चलते हैं, छोटे-मोटे ट्रैक पे हम लोग जाते हैं। अ, एक बार मैं और विशाल गए थे और मैंने विशी को बोला था, मैंने कहा यार विशी एक टारगेट बनाते हैं हम लोग, हर साल किसी न किसी एक ट्रैक पे हम लोग चलेंगे। तो जब आप सोचते हैं तो फिर ऊपर वाला वैसी कुछ परिस्थितियाँ बना देता है आपके सामने, तो वैसा ही कुछ हुआ। तो हालाँकि मैंने प्रिपरेशन बहुत की थी, खूब ट्रेडमिल पे भी मैं डेढ़-डेढ़ घंटे तक मैं चला, 18 इंक्लाइन करके चला, तो वो सारी चीज़ें थी, लेकिन वो जो ऑक्सीजन वाला इश्यू था, वो वास्तव में बहुत टिपिकल है और वो मैंने ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया कि आदमी इतना स्लो भी चल सकता है क्या? मतलब मतलब इतना स्लो हद था वो, मतलब विशाल मेरे साथ में था, विशाल ने उन चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है। तो मेरी लर्निंग ये रही सर कि जो भी टफ टाइम आपकी ज़िंदगी में आता है, जब आप उससे गुज़र रहे होते हैं, तो वो मुश्किल होता है आपके लिए। लेकिन एक बार जब आप उससे निकल जाते हैं, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा टाइम रहता है। तो अब मैं जब बताता हूँ एवरेस्ट बेस कैंप का वो सिचुएशन कि मेरी क्या हालत थी, मैं फ़ोटो, वीडियो विशाल ने बना लिए थे मेरी उस हालत के चुपके-चुपके से। तो वीडियो जब मैं दिखाता हूँ लोगों को, तो अच्छा लगता है कि उस सिचुएशन से हम लोग निकल के आए हैं। और हमारी ज़िंदगी में भी टफ टाइम आता है, कई बार हम लोग रिलेशंस में
जूझ रहे होते हैं, कई बार फाइनेंशियली इश्यूज रहते हैं, कई बार हेल्थ के इश्यूज रहते हैं, लेकिन अगर एक बार हम उससे निकल जाएं थोड़ा सा, तो फिर अच्छा भी लगता है और आप दूसरे लोगों को शिक्षा भी दे सकते हैं कि यार कोई चिंता मत करो, हो जाती हैं चीज़ें कि निकल निकल के। ये मेरी लर्निंग थी। शिवांगी, आपकी क्या लर्निंग रही? आप तो दो बार जाके आए हैं, और इस दोनों बार मिला के क्या लर्निंग रही? मुझे बस एवरेस्ट बेस कैंप जभी भी 2 बार किया और एडवेंचर जभी भी करती हूँ, एक ही लर्निंग मुझे मिलता है कि आप अपने लिमिट को जितना ज़्यादा पुश करते हो, उतना फिज़िकल नहीं बट मेंटल और हर लेवल पर वो लिमिट पुश होती है एंड आपको फिर ये लगता है कि इम्पॉसिबल शब्द आपकी डिक्शनरी में रहता ही नहीं है। और मुझे बस इस बार जो 54 लोगों के साथ का अनुभव हुआ जिसमें सर आप भी थे, सुरेंद्र सर और विशाल जी आप जब थे और इतना अच्छा ग्रुप जब था, इतने पॉजिटिव लोगों का ग्रुप था, बहुत सारे कोचेज़ आपकी तरह थे। तो ये पता चला कि जब साथ सही हो, तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल गोल को भी अचीव करना आसान भी हो जाता है और एन्जॉयबल हो जाता है। क्योंकि वो स्ट्रगल वो पेन, वो सफरिंग, वो थोड़ा बहुत भी जो भी चैलेंजेस हर रोज़ आ रहे थे, वो एक्चुअली चैलेंजेस नहीं लग रहे थे। अगर अकेले होते तो ज़रूर लगते, बट अगर इतने सारे ब्यूटीफुल लोग साथ में थे, तो वो चैलेंजेस भी एक्चुअली एफर्टलेसली हमने क्रॉस किए और उसे भी एन्जॉय किया। जब फ्लाइट नहीं मिली उसे भी एन्जॉय किया क्योंकि सभी साथ में थे। सो आई थिंक द पावर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, हू यू सराउंड योरसेल्फ विथ और उस गोल को अचीव करने के पूरे रास्ते में ज़रूरी ये है कि आपके साथ लोग कौन है। सो आई थिंक लाइफ में भी यही चीज़ अप्लाई होती है कि आप जो भी आपका गोल है, बिज़नेस को बड़ा करना है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं या सेहत को अच्छी करना है, जो भी गोल है, ज़रूरी ये है कि वो जर्नी को यादगार बनाने के लिए अपने आस-पास के लोगों को सही रखना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट वाज़ द बिगेस्ट लर्निंग। थैंक यू शिवांगी मैम। विशाल के पास में जाऊं, मैं उससे पहले विशाल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि विशाल अगर नहीं होता तो ये मैं ट्रैक पूरा नहीं कर पाता। पहले दिन से ही मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि विशाल अगर साथ में है तो वो संभाल लेगा कुछ न कुछ। और लास्ट के 2 दिन तो बहुत टिपिकल थे मेरे लिए, और उन 2 दिनों में विशाल का एक तो मॉरल सपोर्ट रहा बहुत ज़्यादा, और उसको थोड़ा परेशानी भी रही होगी, क्योंकि आप अपने एक रिदम में चलते हैं लेकिन वो रिदम टूट जाता है आपका। लेकिन विशाल, थैंक यू सो मच, तुमने ईबीसी करवा दिया। तो लेकिन तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या लर्निंग रही? जी सर, नज़रिए की बात है, देखने का तरीका। जैसे आप बोल रहे हैं कि शायद मेरा रिदम टूटा होगा, बट प्रोबेबली उस एक्सपीरियंस की वजह से आई गॉट द बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम ईबीसी, यू नो। ये मैंने वहाँ पे भी शेयर किया था स्नेह सर के साथ, शिवांगी मैम के साथ कि अ, बहुत सी चीज़ें हम सीखते हैं, सुनते हैं और इस माहौल में रहते हैं जब ट्रेनिंग्स और सेशंस मोटिवेशन के आसपास होते रहते हैं, तो आप बहुत सी स्टेटमेंट्स, कोट्स सुनते हैं, पर उनका एग्जैक्ट आपको जब तक रियलाइजेशन नहीं होता तब तक आपके ज़हन में उतरती नहीं है बातें। सो वही एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि इट इज़ नॉट अबाउट द गोल और द डेस्टिनेशन, इट इज़ अबाउट द प्रोसेस। मतलब उस गोल तक पहुँचने के लिए वो प्रोसेस फ़ॉलो करते हुए आप अपने साथ कितने लोगों को उस गोल तक लेके जा रहे हैं। That is something which makes the difference, and that was the biggest learning, and it applies everywhere. It applied कि जब हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, वी वर टुगेदर विद ईच अदर, हम एक दूसरे की वजह से प्रोसेस फॉलो कर पाए स्टेप बाय स्टेप का, और फाइनली हम उस गोल तक पहुंच गए। एंड इन डायरेक्ट सेल्स बिजनेस एज वेल, अगर इंटेंशंस ऐसी रहती हैं कि वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी टीम ग्रो करे, इनको ग्रो करवाना है, उसी चक्कर में हम भी ग्रो कर जाते हैं। सो दैट वाज अ बिग रियलाइजेशन फॉर मी। एंड ईबीसी वाज नॉट लिमिटेड, वो सिर्फ वो 10 दिन तक लिमिटेड नहीं था। अभी भी जब एक्सपीरियंसेस दूसरों को सुनते हैं कुछ, जैसे लतिका का आपने एग्जांपल दिया, सो जब चीज़ें माहौल में चल रही होती हैं तो आपको लगता है कि शायद ऐसे ही होता होगा, एंड दैट वाज़ माय अंडरस्टैंडिंग कि हमने 10 दिन में कर लिया और जनरली इतना स्मूथ रहती होंगी चीज़ें, दैट वाज़ द थॉट। एंड बट जब लतिका से बात हुई तो शी वाज़ लाइक कि 5 दिन से वहीं पे, नॉट बीन एबल टू रीच रीच काठमांडू से अगली डेस्टिनेशन ही नहीं पहुँच पा रहे हैं, 5 डेज़ से अटके हुए हैं। सो उससे भी एक लर्निंग था कि व्हेन देयर इज दैट इंटेंशन, प्योर इंटेंशन, और इतनी अच्छी वाइब्रेशन वाले लोगों के साथ जब आप कुछ प्लान करते हैं तो ऊपर वाला साथ देता है, द यूनिवर्स सपोर्ट्स यू। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। मेरे को इस पूरे ट्रैक में जो
बहुत अच्छी चीज़ लगी और विशाल से मैंने शेयर भी किया, वो थी स्नेह सर आपकी ब्रीफिंग। हर रोज़ रात को जो आप ब्रीफिंग करते थे और जिस प्रकार से आपका एक अलग ही रोल रहता था वहाँ पे। और मैं ही क्या, मुझे लग रहा है सारे के सारे आपके अलावा जो 53 लोग थे और 10-12 हमारे जो जो साथी थे वहाँ के लोकल, तो वो भी वेट करते होंगे यार ब्रीफिंग कब होगी। तो ब्रीफिंग को आपने जिस अंदाज में आप लेते थे, उसमें ह्यूमर भी रहता था, उसमें लेसन भी रहता था, उसमें गाइडेंस भी रहती थी। तो वो आपका जो रोल मैंने देखा ना, दैट वाज अल्टीमेट, और वो बिल्कुल मेरे दिल के बहुत, मतलब बहुत अंदर तक उतर गई बहुत सारी चीज़ें। और उसमें से शुरुआत के कुछ दिनों में मैंने रिकॉर्ड भी किया वो जो मेरी रिकॉर्डिंग थी इनिशियल डेज की, वो मैं अपने ब्लॉगिंग में भी डालूंगा उनको। दैट वाज वंडरफुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू वो सो मच। वो ट्रू लीडरशिप जो होती है ना, वो ट्रू लीडरशिप वहाँ पे दिखाई दी। और अ, ये तो लर्निंग हो गई। फनी पॉइंट अगर हम लोग देखें इस ट्रैक का, व्हाट वाज द फनी मोमेंट? तो फनी मोमेंट क्या होगा विशी, तुम्हारे से शुरुआत करते हैं, फॉलोड बाई शिवांगी और स्नेह सर, और मैं भी तब तक सोच लेता हूँ कुछ ना कुछ। ये तो बड़ा आपने वो बाउंसर दे दिया फनी मोमेंट। मैं बताऊँ? मतलब हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, प्लीज। यस, यस। मुझे 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 ये लगता है कि जितने भी चैलेंजेस आए ना वो सारे फनी मोमेंट थे। मतलब कि पहले ही दिन जब हम लुकला तक फ्लाइट में जाने वाले थे, वो बड़ा फनी मोमेंट था कि वो फ्लाइट ही टेक ऑफ नहीं करी। और दूसरा फनी ये था कि हमारी जो फ्लाइट टेक ऑफ करी वो हवा में बता रहे हैं कि लुकला नहीं जाएँगे, दूसरी जगह जाएँगे क्योंकि वहाँ का वेदर खराब है। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी जितने भी ऐसे चैलेंजेस आए, जैसे लास्ट डे ऐसा था कि हेलीकॉप्टर हमारा वाला ही लास्ट वाला उड़ा नहीं। पहले दिन पे हमारा वाला ही उड़ा था बट लैंड नहीं किया। तो आई थिंक दैट वाज़ वेरी फनी। दैट्स एब्सोल्युटली। ग्रेट। मुझे लर्निंग्स बहुत सारी आ रही हैं। जैसे मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, हमारा 54 लोगों का ग्रुप था और चूंकि हम लोग हाइट पे थे, वहाँ पे लगभग 5000 मीटर की हाइट थी जहाँ पे सांस लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और उस समय जो हमारा हेलीकॉप्टर था उसमें 4 लोग बैठ सकते थे एक बार में, 4 या मैक्सिमम 5। तो उस समय भी मौसम कब खराब हो जाए मालूम नहीं है, तो सबको ये जल्दी रहती थी कि यार जल्दी कैसे जाए, मुझे सबसे पहले वाले में नंबर आ जाए। और स्नेह जी और शिवांगी मैम ने, इन्होंने डिसाइड किया कि हम सबसे लास्ट में जाएंगे। और कुछ सिचुएशन ऐसी रही कि सब लोग पहुंच गए, तो ये कितना 5 या 6 लोग बच गए सर, आप लोग आई थिंक 6। जी, हम लोग आखिर में 7 लोग थे, बट वो 7 हमारे जो गाइड थे शेरपा, उनके साथ हम 7 थे। हाँ, तो टोटल 7 लोग बच गए। तो वो भी कहीं ना एक लीडरशिप दिखाता है अपने आप में। अल्टीमेट लीडरशिप यही है कि भाई पहले आप अपनी टीम का ख्याल रखो और बाद में अपना ख्याल रखो। तो वो जो प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने शेयर किए सर, वो अल्टीमेट है। मतलब वो वैसी वाली लर्निंग और कहीं लाइफ में नहीं मिल सकती। थैंक यू सुपर। सर। और मैं ये भी मानता हूँ सर, एक और लर्निंग मुझे याद आ गया कि जब आप इरादा बना लेते हैं तो रास्ता बन जाता है। मतलब आप सारे लोग लुकला पहुँच चुके थे और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था उस वेदर में लबूचे से फ्लाई करके लुकला पहुँचने का। और आप लोग दूसरी सुबह लुकला से काठमांडू जा रहे हो, तो हमें पता है कि हम सुबह तक पहुँच नहीं पाएँगे और काठमांडू की फ्लाइट हमें मिलने नहीं वाली। बट इरादा था। मैंने उस रात को भी ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि भई आप लोग एन्जॉय करो, खाओ-पियो, घूमो, आप मेरी चिंता मत करो, मैं पहुँच जाऊँगा और आज शाम को कल शाम को हम इस बजे मिलेंगे, सर्टिफ़िकेशन भी करेंगे और हमारा लास्ट फेयरवेल और ब्रीफिंग भी होगा। तो बस इरादा था। तो दूसरी सुबह वेदर भी खुला, मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग लुकला से फ्लाइट तो नहीं मिली बट डायरेक्ट हेलीकॉप्टर की सुविधा कहीं से मिल गई, तो मैं डायरेक्ट काठमांडू पहुँच पाया एंड अल्टीमेटली एवरीवन वाज़ देयर एनी हाउ। तो आई फ़ील कि भई जब इरादा है ना, तो रास्ता मिल ही जाता है। एंड फ़नी मोमेंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा तो ये था कि मैं तो सुपर एक्साइटमेंट में पहुँच गया कि यार इतने लोगों को हमें लेकर जाना है, तो सभी काठमांडू में मिल रहे, होटल में इकट्ठा होते जा रहे हैं, सबको हम वेलकम कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग आके है ना मुझे ये कह रहे हैं कि सर हम तो सिर्फ़ आपके भरोसे पे आए हैं। तो मतलब अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब मैं इसमें खुश हो जाऊँ
या फिर क्या करूँ? क्योंकि जब लोग ये बता रहे थे तो दिस वाज़ एक्चुअली फ़नी फॉर मी कि भई आपने मेहनत नहीं करी या कुछ लोग प्रिपेयर नहीं हुए इतने अच्छे और आप कह रहे हैं मेरे भरोसे पे, और जबकि मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कि मेरे भरोसे और भगवान के भरोसे मत आना, मेहनत करके तैयारी करके आना। बट ठीक है, वो लोगों का प्यार था, रिस्पेक्ट था, एंड आई बिलीव कि कहीं न कहीं एक-दूसरे के साथ की वजह से हम आसानी से कर भी पाए। दैट्स ग्रेट सर। तो मुझे भी याद आ रहा विशाल। है जब हम काठमांडू से लुकला के लिए जा रहे थे फर्स्ट डे, जब सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली थी और उससे पहले जैसे ग्रुप से मिलते हैं, थोड़ा इंटरेक्शन होता है, तो एवरीबॉडी जैसे किसी से पूछा कि आप क्या करते हैं? सो सब हाईली क्वालिफाइड, वेरी वेल ऑफ, एवरीबॉडी अपनी-अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोग सब थे और थोड़ा जब बताते हैं अपनी फील्ड के बारे में, मैंने ये अचीव किया है सब कुछ और दैट्स व्हाट आई डू। तो वैसी तरीके की बात हो रही सबसे, अभी जाएँगे, बैठेंगे, बस में भी वैसी ही बातें हो रही। और फिर जब वो आया ना कि आपकी फ्लाइट नहीं उड़ेगी आज लुकला के लिए, तो यही सब अपने हाईली हर फील्ड के टॉप लोग वहीं पे एयरपोर्ट पे टाँगे फैला के, हाथ फैला के ऐसे सो रहे थे। तो दैट दैट आल्सो सीम्ड वेरी फनी कि व्हाट सिचुएशन डज़ टू कैन डू टू एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी। तो वो भी काफ़ी दैट वाज़ वेरी fascinating टू सी कि इट डज़न्ट मैटर, जब सिचुएशन होती है तो जो करना है वो करना ही पड़ता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप क्या ओहदा रखते हैं। लुकला एयरपोर्ट के बारे में जैसे आपने भी बताया स्नेह सर, तो मैंने उससे पहले के जितने भी ब्लॉग्स बनाए तो लुकला एयरपोर्ट के बारे में मैंने उसको डेंजरस एयरपोर्ट नहीं बोला, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड की वजह से। मैंने बोला कि वर्ल्ड्स मोस्ट एडवेंचरस एयरपोर्ट है वो, और उस पे हम लोग जा रहे हैं। और मैं बहुत डरा हुआ था एक्चुअली अंदर से। विशाल का एक दोस्त है, पायलट है वो, तो उसने बोला कि यार अगर लुकला जा रहे हो तो झटके खाने के लिए तैयार रहो, वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी प्रिपरेशन थी माइंड की, लेकिन लकीली वैसा कुछ नहीं हुआ। मौसम अच्छा रहा, ये हमारा लक रहा दोनों टाइम पे, लैंडिंग के टाइम पे भी और टेक ऑफ के टाइम पे भी। लेकिन हाँ, अंदर मिली-जुली प्रतिक्रिया थी अंदर में बहुत सारी। सो दैट्स ग्रेट सर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। एक आखिरी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हर एक इंसान को लाइफ में एक बार तो एवरेस्ट बेस कैंप एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से अपने आप को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है। पहाड़ को नहीं जीतना है, अपने आप पर जीत पाने की ये प्रोसेस है। और चाहे आप 30 साल के हो या 60 साल के हो, क्योंकि हमारे ग्रुप में 66 की एज के भी एक यंग लेडी थे जिन्होंने सक्सेसफुली किया, और कहीं कोई 20 साल का भी यंग बच्चा है जो हमारे साथ था। बट वंस इन अ लाइफटाइम एक्सपीरियंस है, और उस बहाने आप अपने फिटनेस पर भी काम कर लेंगे, और वहाँ से वापस आकर के ये लगता है कि अगर मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दैट्स ग्रेट, सुपर्ब सर। और हमने तो ये डिसाइड किया है कि स्नेह सर के साथ में हर साल हम लोग किसी न किसी एक ट्रैक पे जाएँगे। और इस बार 2025 में कहाँ लेके जा रहे हो सर? 2025 में सर हम लोग अगले साल जा रहे हैं अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा सर्किट उसे कहते हैं, नेपाल में ही है। जैसे एवरेस्ट बेस कैंप है, वैसे ही एक दूसरे प्रकार का ये ट्रैक है, जो अक्टूबर 2025 में हम करेंगे। और इस ट्रैक की प्यारी बात ये है कि इसमें हिमालय के व्यू बहुत अमेजिंग आते हैं, और नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है वहाँ पे। साथ ही साथ मुक्तिनाथ नाम का एक टेम्पल आता है, जहाँ पर हमारा ट्रैक पूरा होता है। तो वो भी बहुत एक हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी वाला जगह है, ज़ोन है। तो वो 12 दिन का ट्रैक होगा, जो अक्टूबर में 2025 में हम करेंगे। चलिए दैट्स ग्रेट। और कुछ लोग अगर चाह रहे हैं, उनके अंदर में कुछ होने लग गया है कि यार मैंने भी कुछ ना कुछ तो करना है, तो कहीं न कहीं आप टच में रहिए स्नेह सर की टीम के साथ में। तो वैसे तो स्नेह सर इनर सर्कल को ही लेके जाते हैं, लेकिन हो सकता है आप पे भी कृपा हो जाए कुछ न कुछ। थोड़ी-सी स्पाइस मैं लगा दूँगा कि हमारे CWSA के व्यूअर हैं, तो एक फैमिली मेंबर हैं ये भी कहीं न कहीं। तो दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। और मेरा और विशाल का नाम तो हमने पहले लिखवा दिया है सर। तो हम दोनों तो रहेंगे, शिवांगी नोट कर लेना आप अपनी डायरी में। अब तो सर हम अपने पक्का परिवार सर? का जब नाम डालते हैं इन चीज़ों में, तभी आपका डाल देते हैं दोनों का। थैंक यू सो मच सर। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, जब से होश संभाला है, थोड़ी बुद्धि समझ पैदा हुई, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। हेल्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए। और मैं
मुझे बड़ा सहानुभूति होती है उन लोगों से, बड़ी तरस आती है स्नेह सर, जिन लोगों के पास में खूब अच्छा खासा पैसा है और उसके बावजूद भी उनकी प्रायोरिटी पैसा ही है। सेहत उनकी प्रायोरिटी नहीं है, रिश्ते उनकी प्रायोरिटी नहीं है, मतलब पागलों की तरह कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि भाई सब यहीं रह जाना है एक दिन। हेल्थ पे प्रायोरिटी नहीं ले पाते लोग, और मैं अक्सर हेल्थ के बारे में बहुत बात करता हूँ, क्योंकि वो मेरी प्रायोरिटी है, शायद ये भी एक कारण हो सकता है। हेल्थ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है विशाल, आप ओवर टू यू। आप हैं, शिवांगी हैं, दोनों आजकल यूथ बहुत चैलेंज फेस कर रहा है हेल्थ को लेके। पहले तो है ना, एक एज के बाद में ही बीमारियां आती थी, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो शुगर का, डायबिटीज के इश्यू हो, हार्ट से रिलेटेड चीजें हो। आजकल तो हम देख पा रहे हैं कि बच्चों में ज्यादा हो गई बनी, स्पेशली स्ट्रेस वाला अगर हम लोग पॉइंट देखें तो विशी प्रैक्टिकली आपको ज्यादा आइडिया है कि क्या चैलेंजेस हैं? Right. Thank you very much for giving me this opportunity. Shivangi ma'am, I would like to ask you, I've done some sort of research before this podcast. तो ये काफ़ी सारी रिसर्च में आई फाउंड दिस कि जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी, ये पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट 50% तक बढ़ गए हैं इन द जनरल पॉपुलेशन। सो आपके हिसाब राइट। से अगर कोई अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहता है तो उसको अपने लाइफस्टाइल में क्या-क्या चेंजेस करने चाहिए? एंड टू फर्दर ऐड ऑन टू द क्वेश्चन, आई फील इट वुड बी बेटर अगर हम इसको वैसे आंसर कर पाएँ सेगमेंट्स में, फॉर समबडी हु इज़ एट अ एज ऑफ बिलो 25, 25 से नीचे वाले लोगों को क्या लाइफस्टाइल में चेंज करने चाहिए, 25 से 40 को क्या करने चाहिए, 40 से 50 को क्या करने चाहिए, 50 प्लस को क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, ताकि उनका हेल्थ ट्रांसफॉर्म्ड रहे, वो नेगेटिव डिक्लाइन में ना जाए विद द एज। बहुत अच्छा सवाल इसीलिए है क्योंकि कपल ऑफ पॉइंट्स मैं इसमें शेयर करती हूँ बिफोर आई कम टू द मेन क्वेश्चन। कि आपने जो बताया ना कि जनरली इवन सुरेंद्र सर ने जो शेयर किया कि जनरली लोग यही फोकस करते हैं पैसा कमाना, बट हेल्थ कहीं निग्लेक्ट हो जाती है। फिर मैं हमेशा कहती हूँ कि 40 की उम्र तक हम शरीर को खर्च कर देते हैं पैसे कमाने के लिए, और 40 के बाद उसी पैसों को खर्च करना पड़ता है वापस शरीर को कमाने के लिए। तो वो इसीलिए शायद हो रहा है क्योंकि हमें बचपन से प्रोग्राम किया गया है कि पैसा कमाओ, मेहनत करो, पैसा कमाओ, आगे बढ़ो, सफल हो जाओ। तो सफलता को हेल्थ के साथ कभी कनेक्टेड नहीं रखा था। एंड आई थिंक पहली चीज जो हमें करनी चाहिए फॉर एनी एज ग्रुप, इस घर में कल्चर हेल्थ का बिल्ड करना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है उसे पता नहीं चलता कि हेल्दी और अनहेल्दी क्या होता है, अच्छी आदत बुरी आदत क्या होती है। वो तो जो देखता है उसे कॉपी करता है। तो अगर माँ बाप ऐसे मिले हैं और घर का माहौल ऐसा है जहाँ सुबह उठे और लोग वर्कआउट या योगा कर रहे हैं, या वो फ्रिज को ओपन करे और वहां पर बहुत अच्छे वेजिटेबल्स या डाइनिंग टेबल के ऊपर फ्रूट्स रखे गए हैं, तो वो बच्चा ना चाहकर भी हेल्दी हैबिट्स बिल्ड कर लेगा। बट ऐसा माहौल अगर है जिसमें घर में सिर्फ पिज्जा की बातें हो रही है, ब्रेड, बर्गर, शुगर वाली चीजें खाई जा रही है, और सिर्फ बैठकर नेटफ्लिक्स पे शो देखे जा रहे हैं, तो वो बच्चा चांसेस हाई है कि वो अनहेल्दी ज्यादा बनेगा। तो उसमें एनवायरनमेंट का रोल बहुत ज्यादा आता है। अब जब हम बात करते हैं कि कौन सी चीजें करना ताकि बीमारियां, डायबिटीज वगैरह जो आज बढ़ चुका है वो ना हो, तो उसके लिए सबसे पहला फूड आता है, मूवमेंट दूसरा आता है, तीसरा स्लीप और चौथा इमोशंस। ये चार चीजों के ऊपर कोई भी फोकस कर ले, पहला फूड, दूसरा है मूवमेंट यानी कोई भी किस्म की एक्सरसाइज और एक्टिविटी, तीसरा है स्लीप, और चौथा है इमोशंस। ये चार चीजों के ऊपर अगर कोई भी इंसान फोकस कर लेता है, ऑटोमेटिकली उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी होनी ही होनी है। और आज मैक्सिमम बीमारियां लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड है, इंक्लूडिंग कैंसर, इंक्लूडिंग ऑटो इम्यून कंडीशंस। तो उसका इलाज भी लाइफस्टाइल ही होगा, और लाइफस्टाइल में ये चार चीजें आती है। बट जब हम एज ग्रुप की बात करते हैं तो लेट्स से कोई अगर टीनेज या उससे कम उम्र की है, 25 से कम उम्र का है, उसको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए? राइट न्यूट्रिशन के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि वो ग्रोइंग फेज में है, कैटाबॉलिक स्टेज जिसे हम कहते हैं। तो जो ग्रोइंग फेज में होता है उसमें ऐसे फूड्स लेना कि जो बहुत ज्यादा जंक नहीं है, न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। इट कुड बी प्रोटीन रिच फूड्स, बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। तो वो न्यूट्रिशन पे फोकस करना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद की जो एज आती है 25 के बाद, लेट्स से आप थोड़ा सेटल डाउन होना शुरू होते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो आप मेल हो या फीमेल हो, तो लेट्स से अप टू 40 इयर्स ऑफ एज जो आपने पूछा, तब तक स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि इसमें हम स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम पैसा कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा सफल होना चाहते हैं। उस चक्कर में ज़्यादा करने के चक्कर में हम अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और हम देखते हैं कि मैक्सिमम लोगों को जो बीमारियाँ हैं, कंप्लीटली एग्रीवेट हो जाती है 40 के बाद। ये इसीलिए क्योंकि आपने रिकवरी का टाइम नहीं दिया। 40 टू 50 जो एज है, अगेन इसमें हेल्दी फैट्स लेना वगैरह-वगैरह ज़रूरी है। मेनोपॉज़ स्पेशली फीमेल्स के लिए हेल्दी फैट 40-45 के बाद मेनोपॉज़ का स्टेज जो शुरू हो जाता है, ज़रूरी है हेल्दी फैट, ओमेगा 3 रिच फूड जैसे वॉलनट है, चिया सीड्स है, फ्लेक्स सीड्स है, अलसी के बीज वगैरह, ये इनकॉर्पोरेट करें। और 50 प्लस वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है रेगुलर मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज़ेज़, क्योंकि नेचुरली कुछ नहीं करेंगे तो फैट गेन होगा, मसल कम होगा, तो मसल को रिटेन करना, मसल को मेंटेन करना बाय डूइंग सर्टेन रेजिस्टेंस बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, जिम में जाकर, घर में बॉडी वेट के साथ, कुछ भी चलेगा। दीज आर सर्टेन थिंग्स जो अलग-अलग एज ग्रुप के लिए है। That is so insightful. Thank you very much, Shivangi ma'am. And एक specifically छोटी सी for चीज़ male. मैं विशाल, एक छोटी सी जी चीज़ सर। मुझे याद आ रही है। तो शिवांगी ने बहुत प्यारी बात कही एनवायरनमेंट को लेकर के। तो इंटरनेट के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भई कौन-सा फूड और कौन-सा लाइफ़स्टाइल और कैसी एक्सरसाइज़। बट जो मिसिंग है वो हमारा कल्चर और एनवायरनमेंट है। मैं इसके 3 एग्ज़ाम्पल्स फटाफट से देता हूँ। पहला एग्ज़ाम्पल, मेरे माता-पिता ने कभी चाय या कॉफ़ी नहीं पी, मेरे सामने मेरे जन्म के बाद उन्होंने ही चाय-कॉफ़ी छोड़ दी। तो 30 साल की उम्र तक मुझे कभी चाय-कॉफ़ी की आदत नहीं लगी। मैंने 15 साल की उम्र से कम उम्र पे कभी चॉकलेट नहीं खाई थी क्योंकि मेरे घर पे कभी चॉकलेट्स आई नहीं थी। इसका दूसरा एग्ज़ाम्पल शिवांगी है, उनके घर परिवार में भी वैसा ही माहौल रहा, इस वजह से शिवांगी 30 साल के हुए तब तक उन्होंने कभी एक कोका कोला भी पूरा पिया नहीं था, मतलब एक-एक सिप ऐड करके टोटल में भी, या फिर एक पूरा वड़ा पाव नहीं खाया था। एंड एग्जैक्टली इसका तीसरा एग्जाम्पल, मेरे जो कोच है, फिटनेस कोच जो हमारे साथ एवरेस्ट बेस कैंप पर भी थे, उन्होंने अपनी बच्ची को 2-3 साल की थी तब से ओट्स सुबह-सुबह ब्रेकफास्ट में खिलाना शुरू किया, वो भी पानी में बने हुए ओट्स, जो हुँ, आपने देखा होगा कि ब्रेकफास्ट में आज कोई चालू करे, तो शायद वो उसे पसंद भी नहीं आने वाले कोई इंसान को। वो कहेगा कि राइट। ये तो टेस्टलेस है, इसको मैं कैसे खा सकता हूँ? जबकि उनकी बच्ची आज अब ऑलमोस्ट 10 साल की हो चुकी है और सुबह उसे ओट्स ना मिले, तो वो परेशान हो जाती है कि पापा मुझे ओट्स चाहिए, बिकॉज़ ब्रेकफ़ास्ट में उसको वही पसंद आता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को चॉकलेट्स पसंद है या बाहर का खाना पसंद है, तो दैट इज़ ओनली बिकॉज़ क्योंकि वो एनवायरनमेंट हमने उसे दिया है, वो टेस्ट बड हमने ही डेवलप कराए थे। दैट्स ग्रेट स्नेह सर। मैं भी इसमें थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगा। हमारे घर का जो माहौल है हेल्थ को लेके, वो एक दूसरे को हम लोग इंस्पायर करते रहते हैं। इनिशियली विशाल ने स्टार्ट किया। विशाल जिम में जाने लग गया, तो विशाल के डोले सोले मेरे देख के बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार विशाल के बन गए तो शायद मेरे भी बन जाएंगे, तो मैंने भी जिम ज्वाइन किया। और सुदेश रेगुलर योगा जाते हैं। मैं भी थोड़ा बैडमिंटन खेलता हूँ, थोड़ा जिम विम करने लग जाता हूँ। तो हमारे यहाँ पे भी क्या है सर, वही कल्चर है। मतलब मैं अगर 4 दिन मैंने मिस कर दिया, तो मैं देखता हूँ यार विशाल अपना प्रोटीन वोटीन लेके अपना जा रहा है, आ रहा है, तो मुझे थोड़ा-सा फिर लगता है कि यार मुझे भी करना चाहिए। सुदेश तो मतलब रेगुलर है ही है। तो वो घर का जो माहौल है ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और स्पेशली जो बड़े हैं ना, वो बच्चों के पीछे लगे रहते हैं। यार तुम उठते नहीं हो, तुम लेट उठते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। तो मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग शुरुआत करें, खुद से शुरुआत करें, घर का माहौल अच्छा बनाने की कोशिश करें, तो फिर सारी की सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। और ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है स्नेह सर, ये कहीं मिलेगी नहीं, ये खुद ही करनी पड़ेगी। मतलब इसमें और कोई इसका कोई अल्टरनेट है ही नहीं। आई एम श्योर कि शिवांगी इसके ऊपर बहुत सारी बातें कर सकते हैं। मैं 2 छोटी-छोटी बातें बता देता हूँ अपनी ओर से। नंबर 1, फर्स्ट यू हैव टू बी एन एग्ज़ाम्पल। आपको खुद एक पहले रोल मॉडल बनना पड़ता है किसी को बोलने से पहले। अब अगर मैं ही सुबह उठ नहीं रहा और दूसरों को सलाह दे रहा हूँ, तो कोई मेरी बात नहीं सुनने वाला। वैसे ही अगर मैं 10 दिन भी योगा नहीं कर पाता हूँ और मैं किसी को कह रहा हूँ कि तुम आसन करो, प्राणायाम करो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमारा परिवार जब हमें देखता है कि भई हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, हेल्दी है, एनर्जेटिक है, फिट है, यंग दिख रहे हैं, या मेबी हमने अपनी कोई बीमारी को रिवर्स कर दिया, तो उसी से उनको इंस्पिरेशन मिलता है जब वो एक एग्ज़ाम्पल उनके सामने देख पाते हैं। दैट्स नंबर 1। और जो मैंने अपने घर में किया था, ऑलमोस्ट 5 से 6 साल निकल गए थे जब मेरे पेरेंट्स
देख रहे थे मुझे कि मैं रेगुलर जिम जा रहा हूँ, डाइट फ़ॉलो कर रहा हूँ, बहुत वक़्त लगा। मैंने कभी मेरे पेरेंट्स को नहीं कहा कि आपको कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो एज़ अ किड, एज़ अ, एक सन, मुझे कोई हक ही नहीं है उनको कुछ कहने का, राइट? सो पहले तो मैं एक एग्ज़ाम्पल बना, और जब उन्होंने मेरी बातें दूसरों से करना शुरू किया, मेरी तारीफ़, जैसे अरे भई हमारा स्नेह तो रेगुलर जिम जाता है, अरे ये एक्सरसाइज़ करता है, ये करता है, वो करता है, उसके अंदर ये बदलाव आ गया, वो सुधार आ गया। और फिर क्या हुआ पता है? दूसरे लोगों ने उनसे ही पूछना शुरू कर दिया, तो भई आप क्या करते हैं? आप जाते नहीं जाते? आप उसको एक्कम्पनी, तो उनको थोड़ा ये लगा, हाँ, ये ब बात सही है, और वो सामने से अपने आप शुरू किए। दूसरा, जब मैंने ऑयल वाला, डीप फ्राइड वगैरह चीज़ें अवॉइड करी घर में, तो मेरी वजह से क्या हुआ कि घर में अब डिमांड नहीं है वो चीज़ें खाने की। ओकेजनली बन रहा था, बट पेरेंट्स ने भी धीरे-धीरे कम कर दिया कि चलो स्नेह नहीं खा रहा, तो हम 3 लोग, मतलब 2 लोगों के लिए बना के भी क्या करें? तो अपने आप वो चीज़ें कम हुई, और उनको भी अच्छा लगने लगा कि जब से हमने ये बंद किया है तो हमें भी अच्छा कुछ लग रहा है। या स्नेह के लिए सैलेड बनना शुरू हो गया, तो उन्होंने भी उस बहाने सैलेड खाना शुरू किया। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चेंज आया, बट पहले खुद एक एग्ज़ाम्पल बनना पड़ता है। और दूसरा, मुझे लगता है कि अगर आप अपने परिवार को ये देना चाहते हैं, तो ना छोटे-छोटे मिनी स्टेप्स में दीजिए, एंड वो मिनी स्टेप्स या मिनी हैबिट्स शिवांगी बहुत अच्छे से समझाते हैं। बट एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि अब सैलेड आप शुरू कराना चाहते हैं। अब जिसने सैलेड खाया ही नहीं है ना, तो उसे सैलेड में भी थोड़ा-सा टेस्ट वाला रेसिपी, थोड़ा-सा हल्का कुछ आप ड्रेसिंग उसके ऊपर डाल के शुरू करवाइए, स्लोली एंड ग्रेजुअली। मेबी दूसरा हो सकता है कि भी आप खाना खाने से पहले एटलीस्ट सैलेड से शुरू करें। तो मे बी आप किसी का मीठा नहीं छुड़वा सकते, तो पहले एटलीस्ट अच्छी चीज़ें खिला दीजिए, जिससे लास्ट में मीठे की क्वांटिटी अपने आप थोड़ी कम हो जाती है। तो इस तरह से कुछ छोटी चीज़ें हो सकती है जहाँ से शुरू किया जा सकता है, आसान बनाया जा सकता है। पहले दिन जिम में 1 घंटे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10-15 मिनट जाइए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कीजिए, वॉक कीजिए, वापस आ जाइए। बट 1 हफ्ते तक उसको कंटिन्यू कीजिए कि जहाँ पर आपके माइंड को एक आदत लगना शुरू हो जाए कि ओके, मैं रेगुलर जिम जा रहा हूँ। फिर उस 15 मिनट को 20 मिनट में कन्वर्ट किया जा सकता है, 30 मिनट में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट वेरी, वेरी स्लो। लोगों की दिक्कत ये है कि वो पहले दिन पे ऐसे कोई पॉडकास्ट सुन कर के, कहीं से इंस्पिरेशन पा कर के 2 घंटे चले जाते हैं जिम में, क्यों? बोले 6 पैक एब्स बनाने हैं। और फिर दूसरे दिन 1 घंटे, तीसरे दिन आधा घंटा, और चौथे दिन से बंद। उससे बेहतर है उल्टा कीजिए, 15 मिनट, 1 हफ्ता रेगुलरली हो जाए, फिर 20 मिनट, दूसरा हफ्ता रेगुलर हो जाए, फिर 25 मिनट। अब लोग मुझे कहते हैं सर इतने स्लोली करने से तो कब हमारा बॉडी बनेगा? और तब मैं कहता हूँ भाई 20 साल तक एक्सरसाइज नहीं करी, क्या फ़र्क पड़ जाएगा 20 हफ्ते रुक जाएगा तो? तो 20 हफ्ते के अंदर भी 5-5 मिनट बढ़ा ली, तो आप आराम से 1 से डेढ़ घंटे तक वर्कआउट तक पहुँच जाएँगे, जिसमें आपके बॉडी और माइंड को कुछ भी नया नहीं लगेगा, आसान लगेगा। एंड वन मोर थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू सजेस्ट वुड बी कि आप अपने घर पे अगर कोई योगा टीचर को बुला रहे हैं, या कोई जिम ट्रेनर को बुला रहे हैं, या कोई मे बी आपको ऑनलाइन एक्सरसाइज करवा सकता है, तो आप घर पे बुलाने से या कहीं ऑनलाइन करने से पूरे परिवार को जोड़ पाएंगे। कहीं साइन अप करके जाने में मे बी सिंगल इंसान जा सकता है ज़्यादातर केस में। तो हमने अपने घर पे योगा टीचर को बुलाना शुरू किया था, और उससे हमारे घर का माहौल वैसा बनना शुरू हुआ। Thank you, sir. Thank you very much for answering. Anything, Shivangi ma'am, you would like to add on this only? How can that change happen? स्नेह सर ने जो बताया कि लीडिंग बाय एग्जाम्पल, छोटे-छोटे स्टेप्स लेना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसमें मेरा अगर एग्जाम्पल दूँ तो मेरे घर में आई थिंक सबसे खराब चीज़ जो कोई पेरेंट्स कर सकते हैं अपने बच्चे को कुछ सिखाने के लिए, दैट इज़ सलाह देना। तो मेरे घर में मुझे कभी सलाह नहीं दी गई थी। सेम स्नेह सर के पेरेंट्स ने उनको कभी कोई सलाह नहीं दी थी कि ऐसा करो, वैसा करो। तो पहली चीज़, हम अगर किसी और के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं तो सलाह सबसे खराब फॉर्म है। लीडिंग बाय एग्जाम्पल इज़ द राइट फॉर्म, और उनके पर्सपेक्टिव से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे पापा, उनको मैं देखती थी कि मैं जभी भी स्कूल के लिए वैन आती थी लेने के लिए, और मैं जब जाती तो मैं उनको झूले पे कोई ना कोई किस्म का प्राणायाम करते हुए देखती थी, कपालभाति वगैरह-वगैरह वो कर रहे हैं, और मैं इतनी मुझे अभी भी शार्प मेमोरी है कि वो कहाँ कैसे बैठते थे, और मैं उनको कभी-कभी पूछती थी, "पापा ये क्या करते हो?" जब मेरे अंदर समझ नहीं थी, और पापा मुझे बस कहते थे, "बेटा इसे कपालभाति कहते हैं।" मैंने बोला, "ये क्यों करते हैं?" तो Right. उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहती हो कि बाबा रामदेव का डायलॉग था, उन्होंने मेरे ऊपर यूज किया और मुझे कहा कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बालों की कालीमा और गालों की लालिमा बनी रहे, तो ये बहुत अच्छा है, प्राणायाम करना चाहिए। उन्होंने मुझे सलाह नहीं दी कि ये करना चाहिए, मैं भी करता हूँ, तुम भी करो। उन्होंने क्या किया,
देखा कि मुझे उस वक़्त सबसे ज़्यादा क्या पसंद होगा, तो हाँ, अच्छी स्किन किसे पसंद नहीं है। शायद अच्छी सेहत उस स्कूल गोइंग गर्ल को शायद पसंद ना हो, बट अच्छी स्किन पसंद होगी। तो उन्होंने मेरे पर्सपेक्टिव से बात करी। थोड़ी और बड़ी हुई तो मम्मी ने सब्जियाँ खिलानी थी, तो उन्होंने मुझे बस यही बोला कि तुम्हारा वेट मेंटेन रहेगा, तुम बहुत ही खूबसूरत दिखोगी, सब्जियों से बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स मिलते हैं। अब मम्मी पढ़ी-लिखी ऐसे हेल्थ में नहीं आता है, बट तो भी वो अपने नज़रिए से कुछ भी बोल रहे थे ताकि मुझे बेनिफिट दिखे। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या अच्छा लगेगा, उसको क्या बेनिफिट चाहिए, वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो वो तुरंत ही कन्विंस हो जाएगा, और सलाह के फॉर्म में नहीं, बट बेनिफिट के फॉर्म में। और सबसे पावरफुल जो तरीका है दैट इज़ जस्ट लीडिंग बाय एग्जांपल। जब आप आपके घर में 4 परिवार के सदस्य हैं, आप अकेले हेल्थ कॉन्शियस है, आपको लगता है 3 लोग तो सुधरने ही नहीं वाले हैं, तो आप उस पे फ़ोकस करो ही मत। आप पहले ये देखो, चैरिटी बिगिन्स एट होम, यानी खुद से ही शुरू होगा। तो आप अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके चेंजेस के वाइब्रेशंस उन तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। दैट्स दैट्स ग्रेट। इसमें मैं भी ऐड करना चाहूँगा थोड़ा-सा अपने सेल्फ एग्ज़ाम्पल से। मैंने घर में सबसे पहले मैंने बैडमिंटन स्टार्ट किया, आई थिंक 40 साल से ज़्यादा की उम्र में। और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्नेह सर, जब मैं कोचिंग के लिए गया पहली बार, तो जो कोच थे उन्होंने कुछ मुझे बताया कि भई ऐसे रैकेट पकड़ना है और ऐसे खेलना है। और बाद में उन्होंने बोला कि ये बच्चों के साथ एक मैच खेलो। तो मुझे अच्छे से याद है, शायद वो बच्चे, उनको बोलना भी नहीं आता था अच्छे से, 6-7 साल की उम्र रही होगी, छोटी-सी लड़की थी। तो बोले इनके साथ में मैच खेलो। मैंने कहा सर इनके साथ? बोले हाँ, इनके साथ एक मैच खेल लो। तो उस 6-7 साल की लड़की ने मुझे बैडमिंटन में 3 पॉइंट नहीं बनने दिए मेरे। अरे क्या बात है! इतनी बुरी तरह से उसने हराया। तो मुझे लगा यार मैंने कोचिंग लेनी चाहिए, तो मैंने बैडमिंटन की मैंने प्रॉपर कोचिंग जॉइन की अच्छे ढंग से। फिर मैंने तन्वी को बोला, मैंने कहा तन्वी तुम भी थोड़ा स्टार्ट करो, तो उसको थोड़ा पुश किया, तो वो भी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने विशाल को बोला, तो बच्चों के अपने रहते हैं कि नहीं ट्यूशन है, ये है, वो है। मैंने कहा कोई नहीं, निकाल लेंगे टाइम, ऐसा करके। तो एक टाइम ये था कि मैंने शुरू किया, फिर तन्वी जुड़ी, फिर विशाल जुड़ा, तो हम तीनों मतलब काफ़ी टाइम तक हम बैडमिंटन की कोचिंग लेते रहे। विशाल ने जिम किया, मैंने बोला यार विशाल मेरे को मेंबरशिप दिला, कैसे देते हैं? तो विशाल और मैं दोनों एक जिम में ही जाते थे, एक साथ जाते थे, एक साथ आते थे। तो वो कहीं न कहीं जो विशाल का प्रश्न था कि बीइंग ए पेरेंट्स या बीइंग एल्डर आप कैसे कर सकते हैं? तो आप बच्चों के साथ में जुड़ जाइए, या तो जो आप कर रहे हैं वो बच्चों को शामिल कीजिए थोड़ा उसमें, और बच्चे कर रहे हैं तो उनके साथ में बच्चों की तरह आप भी साथ में उसमें शामिल हो जाइए। तो उससे 2 काम होंगे, एक तो हेल्थ एक्टिविटीज़ हो जाएगी, दूसरा कहीं न कहीं जो एक गैप क्रिएट हो जाता है जनरेशंस में, तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। कहीं न कहीं आप जा रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है आपस में बातचीत करने की, और वो थोड़ा बचपन से हम लोग कर पाए। और इसी वजह से विशाल और मैं हम लोग घूमने चले जाते हैं, ट्रैक पे चले जाते हैं। वो इसलिए है कहीं न कहीं क्योंकि वो बॉन्डिंग थोड़ी स्टार्टिंग से ही बन गई थी। थोड़ी उम्र बढ़ जाती है तो फिर थोड़ा-सा कहीं न कहीं मुश्किल हो जाता है। यस विशी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। और मुझे लग रहा है कि ये 300 एपिसोड स्पेशल इसलिए भी हो रहा है बिकॉज एवरीबडी इज शेयरिंग देयर इनपुट्स, और जो एक आंसर को, एक क्वेश्चन को उतनी अहमियत नहीं मिलती, वो मिल पा रही है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर आंसरिंग टू सच डेप्थ। सो राइट सर, थैंक यू वेरी मच शिवांगी मैम, स्नेह सर, वत्स सर फॉर आंसरिंग इन डेप्थ लाइफस्टाइल और हेल्थ को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन फैमिली इन्वायरमेंट और पर्सनल लेवल पे। वत्स सर, ओवर टू यू, यू वांट आस्क समथिंग टू द थैंक फेलो यू। गेस्ट्स? थैंक यू। थैंक यू सो मच विशाल। हालाँकि स्पेशल एपिसोड है तो लंबा तो बनता है ये तो देखना। और हम बिल्कुल दिल से बातें कर रहे हैं आपस में, तो इसलिए मुझे लग रहा है आप सबको वैल्यू भी मिल रही होगी। लेकिन कुछ लोगों को ये लग रहा है कि सर पैसे की भी तो बात करो, थोड़ा पैसा कैसे कमाएँ? तो पैसा कमाने की जो प्रैक्टिकल टेक्नीक हैं वो स्नेह सर के पास में है। वो लाइफ कोच हैं, हर चीज़ में लीड कर रहे हैं, कितने सारे बिज़नेसेस को लीड कर रहे हैं। तो स्नेह सर पैसे की अगर बातचीत की जाए, वेल्थ की अगर बातचीत की जाए, तो वेल्थ क्रिएशन कब से शुरू होना चाहिए? और कोई 2-3 टिप ताकि आदमी खूब सारा पैसा बना ले अपनी ज़िंदगी में, फिर ईबीसी जाए, फिर अन्नपूर्णा बेस कैंप में हमारे साथ में जॉइन करे, तो क्या करे? सर मैं तो ये मानता हूँ कि पैसा यानी कि वेल्थ बिल्डिंग जो है, वो एक 12 साल के बच्चे को भी सिखाना हमें शुरू करना चाहिए स्कूल टाइम से, उसके लेवल की समझ हमें देनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि
वी आर नॉट लिविंग इन अ सोशल वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन अ इकोनॉमिकल वर्ल्ड। माने आज हर जगह एक ट्रांजैक्शन लगता है, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इवन अगर आप नेचर को भी ऑब्जर्व करें तो कुदरत एक बीज पहले लेती है, फिर 100 बीज वापस देती है। माने कुदरत देती नहीं है, कुदरत भी लौटाती है। तो वी हैव टू लर्न टू पे एवरीथिंग। अब चाहे पेमेंट कभी मेहनत के रूप से होता है, टाइम के रूप से भी होता है, और कभी पैसों के रूप से भी हो सकता है। अब जब हम एक इकोनॉमिकल और ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड में है, तो मेकिंग मनी या वेल्थ बिल्डिंग ये सबसे बड़ा स्किल है जिसकी आवश्यकता पड़ जाती है। और हम ये तो जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, मगर डायरेक्ट इस सब्जेक्ट के ऊपर की बात नहीं हो रही है। हम वहां से अच्छे स्किल्स पा रहे हैं, मगर मनी का स्किल कैसे पाना? तो द नंबर वन थिंग जो मैं हमारे व्यूअर्स को देना चाहूंगा, दैट वुड बी कि पहले शुरुआत होती है माइंडसेट से। एक गरीब दिमाग कभी भी हमें अमीर इंसान नहीं बना सकता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जो बरसों का प्रोग्रामिंग रहा है कि भाई मेरे पिताजी नौकरी करते थे, या हम गरीब परिवार से हैं, हम छोटे से गाँव से हैं, या मेरी पढ़ाई-लिखाई नहीं हुई, या फिर मैंने कभी बिज़नेस नहीं किया, या बिज़नेस में इससे बढ़कर मैं और क्या कर सकता हूँ। वो सारे लिमिटेशंस जो हैं, जो हमारे पास्ट के हैं, उससे हमें ऊपर उठना शुरू करना है। पहले तो अबंडेंस माइंडसेट लेकर आना है। अगर आप स्टडी करेंगे दुनिया में जितने लोग अमीर बने हैं, उसमें से 95% लोगों की कहानियां हैं कि कभी ना कभी वो कोई छोटे से घर में थे, कभी ना कभी किसी के मे बी पिताजी कोई छोटा सा काम करते थे, या उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, मगर वो जीरो से चालू करके इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। तो सारी चीज शुरू होती है माइंडसेट से। और दूसरी बात, जब हम वेल्थ बिल्डिंग की बात करें, तो एक होता है आपका एक्टिव इनकम, यानी कि आप काम कर रहे हैं और आपको पैसा मिल रहा है। और दूसरा होता है आपका पैसिव इनकम, कि जिसमें आपने अपने पैसे को सही जगह पे यूज करना है, और कुछ ऐसा काम करना है जिससे फ्यूचर में काम ना करना पड़े। अब हम ये जानते हैं कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के साथ कनेक्टेड है, उन्हें पता है कि जब आप कुछ वक्त मेहनत करते, अच्छी टीम बनाते हैं, तो धीरे-धीरे आपको कोई किस्म की रॉयल्टी इनकम मिलना शुरू होती है। तो कहीं से जब आप कहीं इन्वेस्ट करके, मे बी कोई रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्टमेंट किया और रेंटल प्रॉपर्टीज़, तो वो एक पैसिव इनकम आना शुरू होती है। उसके अलावा आप अपने पैसों को मे बी कोई एसआईपी या म्यूचुअल फंड के फॉर्मेट में कहीं यूज़ कर रहे हैं, और वो अपने आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कमाने के लिए ज़रिए बहुत सारे हैं। आज इंटरनेट की दुनिया में मुझे लगता है कि एक सिंपल यूट्यूब चैनल भी एक 15 साल का बच्चा अगर बना ले, और अगर वो इनकम जनरेट कर सकता है, तो अगर गूगल किया जाए ना कि कितने तरीके हैं पैसे बनाने के, तो मुझे लगता है कि चैट जीपीटी जैसे प्लेटफ़ॉर्म हमें 1000 तरीके दे सकते हैं आज। तो तरीकों की कमी नहीं है। बट एक सबसे बड़ी बात जो मैं आज बताना चाहूँगा, दैट वुड बी फोकस, एंड दैट इज़ कि कोई एक अच्छे तरीके को पकड़ना और उसके साथ फ़ोकस्ड होकर के लगे रहना। माने, यहाँ पर कुछ दिनों पहले की बात है, मेरी मुलाकात हुई नैस डेली से। इनको अगर आप गूगल करेंगे नैस डेली, तो 70 मिलियन फॉलोवर्स है इनके। और इन्होंने जब अपना करियर शुरू किया था 2016-17 के आजू-बाजू, तब उन्होंने पहला वीडियो बनाया, दूसरा वीडियो बनाया, हर दिन एक-एक वीडियो बनाते गए। 270 वीडियोज़ बनाए सर। तब तक व्यूइंग बहुत सिंपल था, नॉर्मल था, कुछ 100, 200, 1000 व्यू आ रहे। 270 वीडियो, ईच एंड एवरी डे एक वीडियो बनाया। लेकिन 271वां वीडियो था कि जो वायरल हुआ, और उसने सारे वीडियोस को वायरल किया, और नतीजा आया कि मिलियंस में फॉलोवर्स उनके जाने लगे। तो मैं इस एग्जाम्पल से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लगे रहे, उन्होंने क्विट नहीं किया। तो जो भी बिजनेस आइडिया और जो भी आप करियर ऑप्शन का चुनाव करते हैं, जहां से वो चीज आपका व्हीकल बनी है कमाने के लिए, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी लगे रहना, फोकस्ड रहना। उसको आप 1 साल देने के लिए तैयार हो जाओ, 2 साल देने के लिए तैयार हो जाओ, मे बी 10 साल देने पड़े तैयार हो जाओ। 10 साल भी बहुत छोटी सी कीमत है जो आप चुकाते हैं अमीर बनने के लिए या सफल होने के लिए। स्नेह सर, सुपर इसमें स्नेह इसमें मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा, एक follow up question in the same. Especially the youth that is there, we live in a generation where there's abundance of options.
एज यू सेड कि हम इजीली सर्च कर सकते हैं गूगल पे, चैट जीपीटी से, द वेज टू अर्न। पर उसके साथ जो एक चैलेंज फेस करते हैं वो ये कि व्हेन देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, हाउ टू चूज वन। मतलब जो आपने बोला कि 10 साल भी कम है एक करियर को देने के लिए, बट वो चुनाव ही नहीं हो पाता है बहुत से, मतलब आज के मैं जो चैलेंज देखता हूँ। सो हाउ डज वन चूज दैट, हाउ डज वन मेक दैट चॉइस? पहले कम चॉइसेस होते थे, 2-5 चॉइस होते थे, तो जो घर वालों ने बोला या जो समझ आया वो चूज कर लिया। बट व्हेन देयर इज abundance ऑफ चॉइसेस, how to make that decision to go ahead with one for 10 years, 15 years? बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ह्यूमंस के लिए जब गर्मी है तो हम शिकायत करते हैं गर्मी है, और जब ठंडी है तब हम शिकायत करते हैं कि ठंड है। ये ऐसी वाली चीज़ है। एक ज़माने में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, तो तब ये चैलेंज था। आज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो अब ये चैलेंज है कि चुनाव क्या करें। बट दिस इज़ अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। ओके, तो अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई खेल बुरा नहीं है, सिर्फ खिलाड़ी बुरा है। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप सही चुनाव करें, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप आपके वैल्यूज के साथ जो मैच होता है, आपके इंटरेस्ट और पैशन के साथ जो मैच होता है, और जो एथिकली सही है, ऐसी कोई भी एक चीज का चुनाव करके उसमें लंबे तक जाइए। यानी कि यू सी, कोई भी फील्ड में एक पैरेटो प्रिंसिपल अप्लाई होता है 80-20 का, और वो आपको समझाता है कि 80% ऑफ द टाइम यू आर मेकिंग 20% ऑफ द मनी एंड 20% ऑफ द टाइम वाइस वर्सा। तो जैसे कि डॉक्टर्स भी हैं, तो 80% डॉक्टर्स 20% पैसा कमा रहे, 20% टॉप डॉक्टर्स 80% पैसा कमा रहे। तो ये हर फील्ड में एप्लीकेबल है। मैंने अभी अभी विशाल एक आर्टिकल पढ़ा था। एक बंदा कोलकाता आईआईएम से पढ़ चुका है, उसके वहां पे रेड पड़ी, और रेड में 70 करोड़ रुपए मिले थे, उसके घर से कैश मिला था। एंड गेस व्हाट, उसका बिजनेस क्या है, उसका काम क्या था? उसका काम था कि वो भीख मांगता है, और उसके हाथ के नीचे 700 लोगों की टीम है भीख मांगने वालों की। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब यहां पर हम सवाल ये पूछ रहे कि कौन सा करियर अच्छा है। तो मैंने ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया कि भाई कोई करियर, सारे करियर्स अच्छे हैं जैसे एथिकली जो सही है, जो सबका अच्छा कर रहे हो, और जो आपके इंटरेस्ट और पैशन के साथ मैच होते हैं। बट अगर कंफ्यूजन है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा या कहना चाहूंगा कि स्वॉट एनालिसिस कर लो। स्वॉट एनालिसिस खुद का भी कर लो, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, और इंडस्ट्री, मार्केट और करियर का भी कर लो, और वो आपको क्लैरिटी दे सकता है। आपको 100% परफेक्ट कभी कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब तक कोई रास्ते पे चलना शुरू नहीं करोगे, तब तक पता नहीं चलने वाला कि ये कितना सही होगा आपके लिए। सो मैं ये मानता हूं कि सही डिसीजन लेने के बजाय सही वक्त पे एक डिसीजन ले लो, और उसके ऊपर चलना शुरू कर दो, और फिर उसे सही बना दो। दैट्स ग्रेट सर। मैं इसको इस रूप में मानता हूं सर कि कोई भी एक हमने एरिया चुना कि इसमें मैंने काम करना है, और उसके बाद में 5 साल आप अपनी जिंदगी के पूरी तरह से पागलों की तरह उसमें लग जाओ। और 5 साल एक बार आप लग गए, कोई भी काम ले लीजिए, आप डायरेक्ट सेलिंग ले लीजिए, आप कोई कोई भी वट एवर, आप ट्रेनिंग फील्ड में आना चाह रहे हैं वो ले लीजिए। तो 5 साल में अगर आपने टॉप प्रायोरिटी पे उसको रख लिया, तो फिर एक इतना बेस बन जाएगा, बाकी की जिंदगी आप अपनी शर्तों के साथ में जी सकते हैं। और क्योंकि मैं डायरेक्ट सेल में हूँ स्नेह सर, मैंने आई स्टार्टेड इन 2001, और 5 साल में मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया था। और इसलिए हो पाया 5 साल में फाइनेंशियली फ्री, क्योंकि वो जो 5 साल थे मैंने पागलों की तरह काम किया। मतलब जैसे पागल को और कुछ दिखता ही नहीं ना, वो एक धुन में रहता है, तो मैं उस धुन में रहा। और 30 दिन में 28 दिन मैं घर से बाहर रहता था, जनरल ट्रेनों में पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने ट्रेवल किया, 24-24, 48-48 घंटे। तो वो पागलपन मुझे लग रहा है किसी भी फील्ड में अगर आ जाएगा, एक स्टूडेंट का अगर 5 साल वो आ जाएगा, तो स्टूडेंट का बेस बन जाएगा, आगे की उसकी लाइफ, स्टडी की लाइफ भी उसकी सुधर जाएगी। तो फोकस बहुत जरूरी है, और आज के युग में थोड़ा सा डिस्ट्रिक्शन तो है कहीं ना कहीं, उसको अपने आप को कहीं ना कहीं बचा के रखना पड़ेगा, अपने आप को व्यस्त रखना पड़ेगा। एक बड़ा कंप्लीट पैकेज मैंने देखा स्नेह सर, और वो है आपका प्रोग्राम CYL, चेंज योर लाइफ। तो ये अद्भुत बुक भी आपने इसके लिए लिखा है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। और इसी साल मैंने अप्रैल में वो प्रोग्राम अटेंड किया। हालांकि थोड़ी व्यस्तताएं रहती हैं, उन व्यस्तताओं में 3 दिन का टाइम निकालना थोड़ा सा चैलेंज तो लग रहा था मुझे। लेकिन मैं उस प्रोग्राम में गया, और मैं बहुत ईमानदारी से अगर मैं बातचीत करूं, पिछले 24-25 सालों में सर मैंने बहुत सारे लाइव प्रोग्राम्स देखे हैं,
देश और दुनिया के बड़े-बड़े ट्रेनर्स के बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और मैं ये कहता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं बुक्स की वजह से हूँ। बुक्स ने मेरे माइंडसेट को चेंज किया कहीं न कहीं। और लेकिन आपका जो वो प्रोग्राम था, वो एक अपने आप में अद्भुत पैकेज था और मैं उससे इतना प्रभावित हुआ। मैंने अगले सीवाईएल में मैंने विशाल को बोला, तो विशाल ने वो अटेंड किया। विशाल भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और अभी मेरी इच्छा ये है कि तन्वी की, चूँकि एमबीए फाइनल है उसका, जैसे ही उसकी एमबीए होती है, तो तन्वी उसको अटेंड करे और सुदेश उसको अटेंड करे। तो अपने आप में ये अद्भुत प्रोग्राम है स्नेह सर, ये कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया? और कितने सीवाईएल चेंज योर लाइफ प्रोग्राम आज तक आप हिंदुस्तान में कर चुके हैं? सर, मैंने ये प्रोग्राम कंडक्ट करना शुरू किया था जब मैं खुद 16 साल का था और अभी मैं 37 का हूँ। 21 सालों से चेंज योर लाइफ वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं और मेरा जो अगला प्रोग्राम आ रहा है वो मेरा 401 बैच होगा। तो 400 से ज़्यादा प्रोग्राम्स अब होने के लिए जा रहे हैं एंड चेंज योर लाइफ का कॉन्सेप्ट इस रूप से डिज़ाइन हुआ था कि जैसे आपने पहला ही पॉइंट रखा था कि लोग सफल हो जाते हैं, करोड़ों कमा लेते हैं, बट हेल्थ कहीं किसी की कमज़ोर हो जाती है। तो कोई है जो सफल है मगर उसके रिश्ते कमज़ोर है, किसी के रिश्ते और हेल्थ अच्छी है बट शायद पैसों की कमी है, उसके पास पैसा है, तंदुरुस्ती है, रिश्ते भी है, बट संभव है कि उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब है या सेल्फ डिसिप्लिन खराब है या शायद वो चैरिटी या कंट्रीब्यूशन में ना मानता हो। तो मैं ये मानता हूँ कि सच्ची सफलता जो है वो होलिस्टिक होती है, यानी कि लाइफ के जितने पिलर्स है, जब आप वो सारे पिलर्स में सही रूप से फोकस करेंगे तब जाकर के आप क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। तो मैंने खुद सर अभी तक शायद 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च करे होंगे सेमिनार्स, वर्कशॉप में जाने के लिए। मेरे जीवन में 100 से ज़्यादा मेंटर्स और गुरु और टीचर्स हो चुके हैं जिनको जाके मैंने सुना, सीखा, पढ़ा। तो 2000 से ज़्यादा किताबें शायद अभी तक पढ़ी होगी। मगर मैंने ऐसा समझिए कि मेरे पूरे ज़िंदगी का ये जो नॉलेज है, निचोड़ जो है और जहाँ-जहाँ से जो सीखा है, उसे एक प्रोग्राम में रखने की कोशिश करी है। और हम कहते हैं कि भई क्या इंसान मरने से पहले कुछ चीज़ें करना चाहिए ना, जैसे मरने से पहले एक आध ये फ़िल्म वाल देखनी चाहिए या कहीं ये घूमने जाना चाहिए। वैसे लिस्ट में हम सीवाईएल को लाते हैं कि भई हर एक इंसान को ज़िंदगी में एक बार तो चेंज योर लाइफ वर्कशॉप एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि वो लाइफ़ का जो पिरामिड है, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप, टाइम मैनेजमेंट, उसी के साथ वर्क, फाइनेंसेस एंड कंट्रीब्यूशन, वो सारे सातों पिलर्स को कवर करता है। और बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते, मतलब ज्यादातर सेमिनार्स में क्या होता है कि आप बातें सुनते हैं, अच्छा लगता है, कुछ नोट्स बनाते हैं, ताली बजाते घर जाते हैं। इस प्रोग्राम में 11 से ज्यादा प्रैक्टिकल टेक्निक्स है, बिकॉज इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड तक जाती है और अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो उसे सबकॉन्शियस माइंड तक अंदर उतारना पड़ता है, बिकॉज जो हमारा 90% सबकॉन्शियस माइंड है वो जो बरसों की आदतों से भरा हुआ है, बरसों के प्रोग्रामिंग और पैटर्न से भरा हुआ है। सच्चा बदलाव तभी आता है जब वो अंदर उतरता है। इस तरह से इस प्रोग्राम को हमने सर डिजाइन किया है। दैट्स ग्रेट सर। मैं सुपर। सुरेंद्र सर, मुझे पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, बट मैं भी स्नेह सर की चेंज योर लाइफ वर्कशॉप की स्टूडेंट हूँ। 2010 में मैंने अटेंड किया था। आप जानते हैं सर? नहीं। सो पूरे पहले मेरे ब्रदर ने, नक्षत्र ने अटेंड किया था, तो वो मतलब उसकी तो पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। वो तब 12th स्टैंडर्ड में थे और साइंस में, और सिर्फ 1.5 महीना बाकी था फाइनल एग्जाम को, और जो उनके मार्क्स में जो चेंजेस आए थे, जो परसेंटेज आए थे और जो उन्होंने ड्रीम रखा था वो अचीव किया, एवरीबॉडी वाज मैस्मराइज्ड। और मैं गई, मेरे फादर मदर सभी उस वर्कशॉप में गए, और मेरे ब्रदर ने उस वर्कशॉप को 21 टाइम्स रिपीट किया था। मैंने 12 बार पेरेंट्स के साथ अटेंड किया था, रिपीट किया था, बिकॉज़ पूरी तरह से माइंडसेट उसने शिफ्ट किया था। एंड आई गिव क्रेडिट, जो आज मैं जो भी थोड़ा बहुत अचीव कर पाई हूँ, इज़ ऑल थैंक्स टू दैट वर्कशॉप एंड स्नेह सर। दैट्स ग्रेट फ्रॉम यू। विशाल, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? इसमें सर, जैसे क्योंकि बचपन से हम डायरेक्ट सेल्स का ही पार्ट रहे हैं, आप भी बचपन से हमें प्रोग्राम्स में और ट्रेनिंग्स में लेते आते जाते रहे। तो चाहे वो मोटिवेशनल प्रोग्राम हो, डीटीडब्ल्यू हो, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो। सो कहीं न कहीं ना एक आफ्टर टाइम एक ईगो बिल्ड होना स्टार्ट हो गया था कि शायद हमें बहुत सी चीज़ें पता हैं, यू नो कि हाँ, ये कैसे करते हैं, हाँ, पता है, वो कैसे करते हैं, पता है।
और जनरली आप भी रिकमेंड करते नहीं है, यू अटेंड अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, आप भी करते हैं, तो आप पहली चीज़ तो आप ही बहुत ज़्यादा पुश या रिकमेंड नहीं करते हैं कोई प्रोग्राम्स कि आप करो। तो फर्स्ट थिंग वाज़ कि आपने पुश किया, तो आई न्यू कि इसके अंदर कुछ देयर इज़ समथिंग जो, अगर मैंने तो आपसे ही सब कुछ सीखा है, अगर आप ही कोई चीज़ रिकमेंड कर रहे हैं, सो देयर इज़ समथिंग मोर टू इट। दैट वाज़ माय फर्स्ट थॉट जब एंटर कर रहे थे। और जब वो जो 3 दिन का सर ने प्रोग्राम वहाँ पे लिया, आई रियलाइज़ कि 2-3 तरीके से ही लोग ट्रेनिंग्स देते हैं। वन इज़ कि फुल ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। या फिर सेकंड इज़ एक्सपीरियंशियल, कि ग्रुप के साथ कुछ शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग से लोग सीख रहे हैं। बट CYL वाज़ अ कंप्लीट पैकेज। उसमें शेयरिंग्स भी थी, उसमें व्हाट टू डू, हाउ टू डू भी था। एंड कहीं न कहीं CYL करने के बाद मुझे लगा कि जितना भी मुझे पता था, वो सब तो स्नेह सर ने 3 दिन में ही निपटा दिया। सो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ अ पैकेज कि जो शायद 21-22 साल में जो-जो चीज़ें समझी, सीखी ट्रेनिंग की फील्ड में रहने के बाद, वो स्नेह सर 3 दिन में CYL के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं, एंड ही डज़ इट सो वंडरफुली। थैंक यू सर, थैंक यू स्नेह सर फॉर डूइंग दैट। और नेक्स्ट जो ये 401 है सर, ये मुंबई में जियो कन्वेंशनल में हो रहा है सर। ये तो अपने आप में एक लग्जरियस वेन्यू इंडिया का माना जाता है। सो व्हाट आर डेट्स सर? सर जो अगला प्रोग्राम होगा चेंज योर लाइफ का, वो 3rd, 4th एंड 5th जनवरी 2025 अगले साल में होगा। और नया साल इससे बेहतर तरीके से शायद हम शुरू कर ही नहीं सकते हैं। एंड जियो कन्वेंशन पूरे इंडिया का सबसे प्रीमियम लोकेशन है जहाँ पर होने वाला है। वैसे जियो की टीम ने हमें एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया था कि भाई आज दिन तक 3 दिन कंटिन्यूअसली इतना बड़ा कोई एजुकेशनल प्रोग्राम वहाँ पर नहीं हुआ है, जिसमें 3000 लोग मौजूद रहेंगे जो इंडिया के कोने-कोने से आ रहे हैं। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि इवन उसमें कोई दुबई से, कोई नेपाल से, सिंगापुर से, यूके से लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट सर, सुपर। और मुझे आ, आ, उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाह रहे हैं, फास्ट अचीवमेंट चाह रहे हैं, उनके लिए प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल्स कुछ ना कुछ हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बस एक ही हमारी विनती रहती है किसी भी गेस्ट से कि भाई हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा बहुत, अगर कुछ भी जो भी आपको लगे कि भाई ये हम व्यूअर्स को दे सकते हैं, तो वैसा कुछ आप दे देंगे तो सर हम हमारी वो परंपरा जारी रहेगी। बस दैट्स इट, उतनी सी एक विनती है। ज़रूर सर, मैं इस पब्लिक फोरम पे एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। चेंज योर लाइफ वर्कशॉप हम लोग नो प्रॉफिट पे करते हैं। माने हमारा जो इवेंट का खर्चा है, आप लोगों को हैरानी होगी कि जो फीस हम लेते हैं उसमें से सिर्फ इवेंट का खर्चा, टीम का खर्चा, मार्केटिंग वगैरह वो सिर्फ कॉस्ट निकलता है। एट द एंड जो मैं 3 दिन काम करता हूँ और मेरी कंपनी जो है वो कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं करती है उस फीस में से। ये बहुत कम लोग जानते हैं और मैं इसलिए पब्लिकली शेयर कर रहा हूँ बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है ये बताने का। और वो मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि कभी मेरे लिए यही ब्रेड एंड बटर था मेरी ज़िंदगी के लिए। बट आज विथ गॉड्स ग्रेस मैं 14 अलग-अलग बिज़नेसेस कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम जो है वो हर एक इंसान की ज़िंदगी बदलने का एक एक्सपीरियंस और सबको मौका देना चाहिए। तो वही किस्म का अपॉर्च्युनिटी सबके लिए है, तो नीचे तो हम लिंक दे ही देंगे और आपकी कम्युनिटी के लिए तो कुछ स्पेशल ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ हम ये 3 दिन के अंत पे लोगों को ये भी एक गारंटी देते हैं कि पूरा 3 दिन अटेंड करो और अगर पसंद ना आया हो, तो जो भी फीस पे करी थी, आप तीसरे दिन की शाम को जब प्रोग्राम खत्म होता है उसके 1 घंटे के अंदर हमें बता दो, मुझे या मेरी टीम को कि भई पसंद नहीं आया, हमें फीस वापस चाहिए। और हम उसे पूरा रिफंड देते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, खाया, पिया, नॉलेज पाया, जितना सीखा सब कुछ हमारी ओर से। और ये भी मैं आपको पब्लिक फोरम में ये बता रहा हूँ और ये मैं 21 साल से कर रहा हूँ। तो काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि स्नेह सर ये मत करो, क्योंकि कुछ लोग है ना फिर डिसाइड करके आएँगे और मैं हँसते हुए कहता हूँ कि डिसाइड करके ही सही, आओ तो सही। नहीं, वो प्रोग्राम जिस प्रकार का है सर, जिस प्रकार से माइंड चेंज होता है बंदे का, अलग तरह के कमिटमेंट लगते हैं, वो अद्भुत है अपने आप में। तो थैंक यू सो मच सर, इस प्रकार का प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए। मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई भी ट्रेनर ने इस प्रकार का प्रोग्राम अटेंड किया है। सो बहुत-बहुत आभार उसके लिए आपका। और जो व्यूअर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, और मुझे लगता नहीं कि बहुत लंबे समय तक इसकी सीटें खाली रहेंगी। क्विक डिसीजन आप सिखाते भी हैं, और क्विक डिसीजन हमेशा फ़ायदेमंद भी रहता है।
सो थैंक यू सो मच स्नेह सर इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और स्पेशल एपिसोड था, बहुत लंबा हुआ सर। हमारे जो एपिसोड हैं आजकल वो हमारा टारगेट रहता है बिलो 30 मिनट्स हम लोग रखते हैं, लेकिन 3 एपिसोड से ज़्यादा एपिसोड हमने एक में कर लिए क्योंकि है भी 300 एपिसोड है। सो एक बार फिर बहुत-बहुत धन्यवाद ही देना चाहूँगा मैं, और जाना भी चाहूँगा शिवांगी मैम के पास में धन्यवाद के साथ में। शिवांगी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप पूरे देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। फिट भारत मिशन आपने बनाया है, और यू नो जब आप हमारे शो पे आई पहली बार, तो मेरी बहन है, तो उसने मतलब उसने पहली बार मेरे को एप्रिशिएट किया कि शिवांगी आ रही है आपके शो पे, तो मेरी इज्जत बढ़ा दी आपने घर में। तो इतनी अरे! बड़ी फैन फॉलोइंग है हाउ आपकी स्वीट। शिवांगी। सो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और जिस नीयत से कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और स्नेह सर, आप तो हिंदुस्तान का प्राइड हैं सर। देश को गर्व है आपके ऊपर में। जितनी अच्छी काम आप कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो अद्भुत है सर अपने आप में। बस इसी प्रकार से अगले कितने 37 हो गए, अभी 100 साल और ऐड आप इसमें कर लीजिए सर, 137 साल तक कम से कम ये काम करना है। तो बहुत-बहुत आभार तथास्तु। आपका इस दिल की गहराई से। थैंक यू सर। मुझे तो बस ये लगता है कि हम भारत देश की धरती पर जन्म लिए हैं, वो गर्व की बात है, और भारत का बच्चा होने का हमें मौका मिला है, तो फ़र्ज़ अदा करना है, और वही कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच सर। एंड थैंक यू सो मच विशाल, इस स्पेशल एपिसोड का पार्ट बनने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। या सो थैंक यू वीवर्स, आपका भी बहुत-बहुत आभार, जिस प्रकार से आपने इन 300 एपिसोड्स की यात्रा में हमें सहयोग किया है। इसी प्रकार से इस यात्रा को हम लोग आगे बढ़ाएँगे और देश को और बेहतर बनाने में कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।